को प्रेस नोट में नमस्कार, ये सीधी और लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर पहुंच रही है असंध की नई अनाज मंडी से। लाइव हुए हैं एक बार फिर से, क्योंकि लगातार 13 तारीख के बाद से जो अपने जगदीश सिंह ढींडा है, लगातार पहले किसान आंदोलन से जुड़े रहे हैं वर्षों तक, लगभग 1.5 दशक तक। उसके बाद करीब 1.5 दशक तक जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को पृथक करवाने के लिए संघर्ष रहे हैं। और आज हाल ही के दिनों में जो 7 तारीख को लाठीचार्ज होता है किसानों पर, उसके बाद 8 और 9 तारीख को जिला मुख्यालय करनाल पर लगातार धरना प्रदर्शन चलता है किसानों का। 2 दिन तक लगातार मीटिंग्स के बाद कोई रिजल्ट नहीं निकलता, लेकिन 9 तारीख की शाम तक होते होते मैराथन मीटिंग्स के बाद किसानों के हक में सम्मानजनक फैसला आता है। सुबह 10 बजे अगले दिन इसकी घोषणा होती है। 13 तारीख को नहीं जी नहीं शाम तक हो गया, लेकिन नहीं मेरी गल जी जी हाँ बोलते रहिए आप, बोलते इस तरह जी 7 और 8 तारीख तक वहाँ 7 नहीं मेरी गल समझो ना। 7 और 8 तारीख को कई दौर की मीटिंगें हुई, पर कोई भी 7 को भी कोई हल नहीं निकल सका और 8 को भी नहीं निकल सका। 9 तारीख के लिए मैं समझौते के लिए पहुंच जाता हूं। उस दिन कोई मीटिंग नहीं होती उनकी, क्योंकि सरकार से बात समझौते की चल रही थी। 9 तारीख शाम तक भी कोई मीटिंग नहीं होती। सुबह से जब बात तय हो जाती है तो फिर 10 तारीख शाम को मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग में फैसला हो जाता है। 11 तारीख सुबह को फैसला सुनाया जाता है। आज जगदीश सिंह ढींडा जी, आपका इंट्रोडक्शन हो चुका है तमाम चैनल्स पर। बात हो रही है आज 13 तारीख को जो आपका बयान था, उसके अंदर से बहुत सारे मायने निकाल रहे हैं, बहुत सारे लोग डिसाउन कर रहे हैं आपको, बहुत सारे लोग आपको बीजेपी के हाथों बिका हुआ जैसे जैसे, क्योंकि डेमोक्रेसी है, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है। उस पर आपकी क्या आ रहा है यहाँ पर? कई लोग किसान आंदोलन को तोड़ने की भी बातें कर रहे हैं। ऐसा है जी, देखो मैंने समझौता कराने के लिए मैं आपको पूरी थियरी सुना देता हूँ। भाई समझौता कराने के लिए क्यों गया, और जो आपने सवाल किया उसका भी मैं जवाब दूँगा। आपने जिक्र किया किसान यूनियन का, तो किसान यूनियन के टाइम में जब मैं ब्लॉक का प्रधान होता था तो घासी राम जी हरियाणा के प्रधान से, चौधरी मान सिंह रतन जिले के प्रधान थे। तो उस टाइम कचहरियों के सामने कई महीनों तक बिजली को लेकर आंदोलन चला था। तो उस आंदोलन में ये फैसला हुआ था कि जहाँ भजन लाल जी रैली करेंगे, मुख्यमंत्री भजन लाल होते थे, जहाँ भजन लाल रैली करेंगे वहाँ हम किसान लोग उसका घेराव करेंगे। भजन लाल ने उसकी किसानों की परवाह ना करते हुए उन्होंने अनाज मंडी गिनी संघ में रैली रख दी, जिसमें किसानों ने हज़ारों की तादाद में घेराव किया। वहाँ पर गोली चली, 2 किसान मर गए, कई जख्मी हो गए। तो भजन लाल मुख्यमंत्री होते हुए दीवार फाड़कर उसको निकाला गया। जब 8 तारीख को 7 तारीख को मैं अब करनाल मोर्चे की बात कर रहा हूँ, जिसकी आपने मुझसे बात पूछी है। अब मैं बात करता हूँ करनाल मोर्चे की। जी जी 7 तारीख को लाखों की तादाद में अनाज मंडी में किसान इकट्ठे हुए। बड़े बड़े लीडर जैसे राकेश टिकैत जी, बलबीर सिंह राजेवाल, जोगिंदर यादव, गुरनाम सिंह जी चड़ूनी, बलबीर और डलेवाल साहब और चड़ूनी साहब, ये सारे बड़े बड़े जो लीडर थे वो वहाँ पर शामिल हुए। और इनकी तीन बार बात चली, 3 घंटे तक बात चली, मगर कोई भी समझौता नहीं हो सका। जब समझौता नहीं हुआ तो बलबीर सिंह राजेवाल ने आन के एक घोषणा कर दी कि कूच करो सचिवालय की तरफ, सरकार बात नहीं मान रही। तो वो बात तो मैं टीवी पर देख रहा था, तो मैं ये भुगतभोगी हो चुका हूँ इस बात का। मैंने 1978 में किसान यूनियन में भाग लिया था और 1978 से लेकर 1991 तक मैं किसान यूनियन में रहा, सारे हालात देखे। उसके बाद मैं चौटाला पार्टी में चला गया, 9 साल मैंने वहाँ काम किया। 2000 में मैंने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो मोर्चा वो खोला, वो मैंने 14 वर्ष तक लड़ाई लड़ी और 20 साल तक मैं प्रधान रहा उस कमेटी का। 14 साल एडहॉक कमेटी का रहा
और 6 वर्ष में जो कमेटी हरियाणा की बनाई थी चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने 11 जुलाई 2014 को जब गवर्नर के साइन हुए थे, उससे लेकर 41 मेंबरी कमेटी बनी और मुझे सर्वसम्मति से प्रधान रखा गया और 6 साल तक मैं प्रधान उस कमेटी का रहा। मैंने सारे हालातों से मैं गुजरा हुआ था। तो जब 8 इनकी 7 तारीख को मीटिंग नहीं हुई, वहाँ से किसानों ने कूच किया, तो वहाँ पर एडीजीपी विरक साहब की लॉ एंड ऑर्डर के जो एडीजीपी है उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एडीजीपी का कि हजारों लाखों की तादाद में किसान हों और 4 किलोमीटर फासला हो और बड़े बड़े बैरिकेटर लगे हों, तो एक भी डांट और किसानों पर ना चले, इसका मतलब है कि अफसर बहुत सियाना था उसके पीछे। बड़े बड़े बैरियर कट तोड़े गए, मामूली सी बछारें हुई, मगर एडीजीपी के देश थे, लाठी नहीं चलानी, गोली नहीं चलानी, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको शांतिपूर्वक वहाँ जाने देना है। वो आ गए, बैठ गए आकर। 8 तारीख को फिर इनकी मीटिंग चली 3 घंटे, पर कोई भी हल नहीं निकल सका। जब 8 तारीख शाम को इनका हल नहीं निकला तो गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने यह ऐलान कर दिया कि 11 तारीख को आर पार की लड़ाई होगी और इसी सचिवालय के सामने महापंचायत बुलाई जाएगी। तो मैंने सोचा कि बात वहाँ पे आ गई है। हेलो, मैंने थोड़ा पागल को कोई बात नहीं, आप सामान्य हो जो पानी तो मैंने वो भजनलाल वाला सीन, वहीं कचहरियों के सामने धरना, वहीं अनाउंसमेंट होनी, भाई सीएम का गिराव करना है, सरकार का गिराव करना है, वो ही आज पीछे दोबारा यहाँ खड़ी हो गई। यदि 11 तारीख को यहाँ पर मतलब टकराव होता है, आर पार की लड़ाई होती है, तो पता नहीं कितने किसानों का खून इसमें चला जाएगा, तो पता नहीं कितने हमारे जो भाई हैं पुलिस में, जब फौज के भाई हैं, जब पैरा मिलिट्री के लोग हैं, उनका कितना नुकसान होगा, क्योंकि सरकार ने इनको सचिवालय के अंदर जाने नहीं देना। तो मैंने 7 तारीख को देखा था, जब हमारे नौजवान किसान गए थे ना, उनके हाथों में लाठियाँ थी, उनके हाथों में जेलियाँ थी, उनके हाथों में कृपानें थी। हो सकता है कि बंदूकें भी वहाँ अंदर खाते किसानों ने रखी हुई लाइसेंसियों। उन्होंने आर पार की लड़ाई की थी कि सचिवालय जाना ही जाना, यदि समझौता नहीं होता तो मैंने वो सीन देख रखा था। मैंने कहा 11 तारीख को फिर वो एक बार फिर वो इतिहास पुराना दोबारा जाएगा करनाल की धरती पर। तो रात मुझे नींद नहीं आई, तो मैं सुबह उठा। भाई इनके बीच में, चाहे मैं बीमार हूँ, मैं कभी भी आंदोलनों में सक्रिय हिस्सा नहीं ले सका। मैं सुबह 6 बजे उठा, मैंने पाठ किया अपने हिसाब से, गुरु नानक देव जी के आगे अरदास की भी, हे परमात्मा, मैं मतलब मुझे शक्ति दो कि मैं किसानों और सरकार का समझौता करा सकूं। चलो उनकी आज्ञा लेकर मैंने अकेले ने गाड़ी पकड़ी, बीमार होते हुए मैं खुद ड्राइविंग करके गया। जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मैंने सोचा भी बात तो उससे करनी चाहिए ना जो सरकार से बात कर सके, और मैंने इस दौरान उधर से किसानों से किससे बात करूं। मैंने किसानों से तो चुड़ूनी को समझा कि चुड़ूनी इस बात सारी इसकी वो कर रहा है, जो मतलब है लीड ये कर रहा है, और ये मेन धरना ही ये चुड़ूनी की वजह से यहाँ पर चला हुआ है। मैंने चुड़ूनी से भी, मैंने सोनू जब्बर से फ़ोन किया भी, चुड़ूनी साहब कहाँ, वो कहने लगे यहीं पर हैं। मैंने कहा भी मैं अकेला मिलना चाहता हूँ, उनसे संपर्क कर। फिर मैंने सोचा भी कि अब सरकार की तरफ से किससे बात करूँ, बात बहुत बड़ी है। तो मैंने अपने किसी आदमी से बात की, वो कहने लगे कि जगमोहन आनंद की बात जो है ना, वो सीएम नहीं मोड़ता। तो मैंने उस आदमी के थ्रू, आदमी उसका मेरा अपना वर्कर है, मैंने कहा भी फ़ोन करो, जगमोहन आनंद जी कहाँ हैं। वो फ़ोन करके कहने लगा 8 बजे, भाई प्रधान जी वो मंसूरी गए हुए हैं, वो कहते हैं कि जिंदा साहब को कहो कि शाम को आ जाऊँगा, मैं सीएम साहब के लेवल की बात है, आके बात कर लेंगे। मैंने कहा भी जिंदा अब निकला हुआ है, शाम तक कहाँ टिकेगा। फिर मेरे ध्यान में आया, तेरा पड़ोसी है, तेरा भाइयों जैसा है, आर्ट की दुकान है उसकी, पुराने का रहने वाला है, तू क्यों ना योगेंद्र राणा से बात कर, जो सीएम के सबसे नज़दीक है।
तो मैंने जोगिंदर राणे को फ़ोन किया, मैंने कहा भी तू कहाँ पे है? आंदा मैं घर पे हूँ प्रधान जी, मैं कोठी नंबर बता। वो कहने लगा कि 9 सेक्टर में 1123 नंबर मेरी कोठी है। तो मैं कहा भी मैं वहीं आ रहा हूँ, आप घर पे रहो। वो कहने लगा आ रही। मैं ठीक 9 बजे उसके पास पहुँच गया, मैं बैठ गया। आंदा मेरे प्रधान जी क्या सेवा है? मैं कि भी मैं किसानों और सरकार का समझौता कराना चाहता हूँ। आंदा बहुत बढ़िया बात है। आंदा मेरे लायक सेवा। मैं कि भी सीएम नाल फोन कर। उसने उसी टाइम 1 मिनट नहीं लगाया, सीएम साहब फोन मिलाया, सीएम ने उठाया, सीएम से कहने लगा कि जिंदा साहब मेरे पास आए। तो सीएम साहब कहने लगे कि कौन सा जिंदा? उन्होंने कहा भी हरियाणा कमेटी वाला जिंदा। उसने कहा भी मेरी बात करा। आखिर जिंदा क्या कहता है? आखिर जी वो किसानों का और आप सरकार का समझौता कराने के लिए आया है। आखिर मेरी बात करा। वो सीएम साहब ने कहा भाई जिंदा साहब आप किसानों से बात कर रहा है? मैं कहा नहीं की अभी मैंने सच बोलना, मैं गुरु ग्रंथ साहब के आगे, हजूरी के आगे श्वासन दे, मैं झूठ एक लफ्ज़ भी नहीं बोलूँगा। ये बात है कि बड़ी लंबी चलनी है। तो उसी टाइम मैंने कहा भी मैं आपने सरकार ने देना है, उन्होंने लेना है, लेने वाले के पास मैं पहले क्यों जाऊंगा? मैं देने वाले के पास जाऊं, देने वाला कुछ देना सीएम साहब, तो फिर समझौता कैसे चलेगा? मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। मैं तो आपके पास है जिन्होंने देना है, तो आप मुझे बताओ भी कुछ देना चाहते हो किसानों को कि नहीं? ऐसे क्यों नहीं देना चाहते? जिंदा साहब हम तो तैयार हैं, हम तो ढूंढ रहे हैं कि हमारी ये बहुत बड़ी जो प्रेस्टीज इशू बना हुआ है किसानों और सरकार के बीच, ये किसी प्रकार टल जाए। मैं क्या फिर क्या देना चाहते हो? अगर समझौता हो सकता है यदि किसान 2 बातें छोड़ दें, एक वो एफआईआर की बात छोड़ दें और दूसरी बात ये छोड़ दें कि उसको सस्पेंड करो, और बाकी जो मुआवजे की बात है, नौकरी की बात है, वो गाटा बदलाव करके वो बड़ी बात नहीं। मैं क्या ये बात यदि मैं किसानों से चलाऊं तो इस बात पे कायम हो आप? कहते हैं कायम। मैं करूं बात जाके, कभी सरकारें मुकर जाती हैं, करूं बात मैं जाके? अच्छा करो आप। मैं उसी टाइम जब्बर को फ़ोन किया, भाई जब्बर चढ़ूनी कितने जब्बर का खुद भी फ़ोन आया, भाई प्रधान जी आए नहीं, अब मैं देख रहा हूँ। मैं क्या कहाँ पे? वो कहने लगा भाई धरने पे। मैं वहाँ चला गया, जब्बर मेरी ड्राइविंग करने लगा। वो कहने लगा कि चढ़ूनी यहाँ पर है, किसी बलविंदर MC के घर पे है। मैंने पता कर लिया। जोगिंदर मेरे साथ बैठ गया, ये सामने है आपके जोगिंदर, ड्राइविंग जोगिंदर जो है सोनू जब्बर, वो मेरी गाड़ी चलाने लगा। वो जो MC है मेरा भतीजा है, मेरे मामे का। अच्छा जी, वहाँ मैंने चढ़ूनी को कहा भी मैं तेरे अकेले से बात करूँगा, वहाँ मैं गलती करूँगा मेरे ऊपर। मैंने कहा चढ़ूनी साहब मैं तेरे पास आया हूँ, तू मुझे बता कि समझौता ज़्यादा से ज़्यादा किन शर्तों, तुम्हारी शर्तें क्या हैं? तो वो कहने लगा प्रधान जी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी शर्तें हैं, उस पर मुकदमा दर्ज हो, सस्पेंड हो, 25 लाख मुआवजा मिले, 1 नौकरी मिले और 2-2 लाख घायलों को मिले। मैंने कहा भाई ये तो है आपकी बड़ी से बड़ी मांग। समझौता कहाँ पे किसान मोर्चा करना चाहता है, मुझे ये भी बता दे। अब बात ये समझौते की चले तो मेरे पास तो बात तो होनी चाहिए ना। वो कहने लगा भाई हम तो नीचे होके भी प्रधान जिंदा साहब जी हम समझौता कर। मैं क्या आप कितना नीचा होना चाहते हैं ये बता दें मुझे। वो कहने लगा कि हम पर्चा दर्ज करवाने के लिए हम इस पर राजी हो जाएंगे, जज की सीटिंग जज की इंक्वायरी बिठा देंगे, एक वकील हमारा बीच में कमेटी में बैठेगा, और सस्पेंड हो उसकी तो सीटिंग की इंक्वायरी बिठा दी जाए जज की, और पर्चा अपना जो सस्पेंड होना है उसको पहले सस्पेंड किया जाए, चाहे 2-3 महीने के लिए। मुझे पता है कि सस्पेंड 2-3 महीने से सरकार ज़्यादा नहीं कर सकती, उसको लेना ही लेना है, चाहे 2-3 महीने के भी लिए सस्पेंड हो जाए, मुझे इस बात का पता है। और 25 लाख जो मुआवजा उसके बदले हम 10 लाख पे भी राजी हो जाएंगे। वो हम सरकारी नौकरी मांग रहे हैं, हम DC रेट पे भी एक आदमी की नौकरी मान लेंगे। मुआवजा जो 2 लाख है उसके बदले में हम 50,000 रुपये मांग लेंगे। मैं चढ़ूनी साहब यदि इस बात पे तुम कायम हो तो मैं समझौता बात चलाऊँ सरकार से। अगर प्रधान जी हम तो ढूंढ रहे हैं, हमारा जो दिल्ली वाला मोर्चा है वो कमज़ोर हो रहा है, तो आप बात चलाओ। मैं क्या देखी चढ़ूनी साहब मैं मतलब सरकार नाल गल करा तो तू मुकर जाए। वो कहने लगा जिंदा साहब मेरी ज़बान है, मेरे पे विश्वास करो। मैं क्या फिर मेरी भी एक शर्त है।
वो कहने लगा भाई आपकी क्या शर्त है? मैं कहा भाई मैं तुम्हारी ज़मीन तैयार कर दूंगा समझौते के लिए, मगर मैं समझौते में बैठूंगा नहीं। अच्छा कारण क्या है, क्यों नहीं बैठेगा तू? मैं क्या इसलिए बैठूंगा नहीं, मैं 9 महीने 10 महीने हो गए दिल्ली मोर्चे पर, 3 दिन तुम्हें हो गए हैं इतनी बड़ी लड़ाई लड़ते, तो मैं आज तक सक्रिय रहा नहीं। यदि मैं आपके समझौते में बैठ गया ना तो तुम्हारे आधे किसानों को तकलीफ पड़ेगी। ये चौधरी कहाँ से आ गया, ये कहाँ से पक गया हमारे बीच में, तो तुम्हारा समझौता हो नहीं पाएगा, समझौता टूट जाएगा। आखिर बात आपकी क्या नहीं? मैं कहा चलो ठीक। मैं कहा फिर करूँ सरकार से बात? आखिर करो जिंदा साहब, हम तो चाहते हैं समझौता करो तो बड़ी बात है। जब मैं उठने लगा ना तो उसने एक बात कह दी, जिंदा साहब अब तो बात सारी खुलेंगी ना, जब टक्कर में आ गया है वो कहने लगा कि जिंदा साहब जब तेरी सरकार से सेटलमेंट हो जाए ना तो मेरे केले को आपके टूने बताना है, आगे किसान मोर्चा जाने और मैं जाना। मेरा माथा उसी टाइम ठनका भी इस बात में ये क्या कह रहा है, मुझे भी केले से बात करनी। चलो मैंने कहा भी मैं तेन केले दस देगा, मैं तो अपनी समझौता मुझे क्या लालच था, जिन्हें खादियाँ गाजर पेट उन्होंने पीट। मैं क्या कुछ कर घाल मार, मैनू की मतलब है इस गल का, मैं तो समझौता कराना है तो बगैर लालच तो आया, बगैर दबाव तो आया वहाँ, ईमानदारी नाल घरों निकलिया वहाँ बई किसानों ਨੂੰ बचाने वास्ते। तो सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਾ ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਅਲੀ ਥੱਲੇ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਆਈਆਂ, ਆਹ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋਨੂ ਝੱਬਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਡੀसी साहब कहने लगे भाई चीला साहब कहाँ पे हो आप? मैं कहा भी मैं करनाल में हूँ। अच्छा सीएम साहब का मुझे फ़ोन आ गया है तो आप जल्दी से ना दफ्तर में आओ। मैं क्या मैं आया, 20 मिनट का रास्ता है, वो बूढ़े खेड़े के पास है जहाँ से हमने चलना था, 20 मिनट का। इस दौरान मैंने गुलाब मुनक वाले को फ़ोन कर दिया, वो मेरा दिमाग है। मैंने उससे कहा भाई गुलाब मैं किसानों का समझौता कराता हूँ, सीएम साहब किसकी ज़्यादा मानते हैं? अच्छा चाचा जी जे सीएम नाल गल करनी है ना, फिर अपने भाटिया साहब ठीक ने वधिया ने, उन्होंने मैं कोई नहीं दसिया मैं मेरी सीएम नाल गल होगी। मैं क्या तू कितने कहता मैं ग्राउंड आ, मैं क्या तू भाटिया साहब को जा तो उन्होंने कहो भाई चिंडा साहब समझौता कराना चाहते ना। वो भाटिए को चला गया, भाटिए ने उन्होंने कहा भाई चिंडा तो बीमार है, उन्होंने समझौता की कराना है? उन्हें कहा नहीं जी हुण समझौते लिए तैयार है, समझौता तुहाडा वो करा देगा। मैं क्या चलो ठीक है जी। उत्थे चला गया, और मैनू मैसेज आ गया भी मेरी भाटिया साहब नाल गल हो गई है, तो उन्हें आख्या भी मैं उतां हेठां सारी गल चला देंगा। हाँ जी, इन्हें चलो मैं DC ऑफिस पहुँच गया वहाँ। DC जांदे बैठे ने, उन्होंने PA ने फोन किया है भाई झींडा साहब आए ने DC साहब, उन्हें कहा भाई झींडे नूं प्रैस कॉन्फ्रेंस हाल च बिठाओ तो मैं चाह पियाओ तो मैं आना वा। जोगिंदर तो मैं अंदर बह गए, हाली बह ही गए हाँ, तो चाह का कप आए तो DC ते SP दोवें आ गए। DC आख्या भी उन्होंने आखन लगा भी साढ़े जो भी चाह मंगाओ, चलो बात करेंगे। चाह जो बात हुई है ना, एक एक लफ्ज़ में सच बात बताऊँगा आपको, क्योंकि ये बात बहुत बड़ी है, लेने के देने पड़ेंगे। DC इसमें इन्वॉल्व है, CM इसमें इन्वॉल्व है, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। समझौता तब हुआ है ये जाके, तो मैंने जोगिंदर को बाहर भेज दिया। ये जोगिंदर बैठा है, इससे पूछ भी हुआ, मैंने बाहर भेज दिया। सोनू जबर जब अब DC में दफ्तर गए ना, तो दफ्तर में छोड़कर वो किसान मोर्चे की तरफ चला गया, ये मेरे साथ DC के पास चला गया। मैंने इसको बाहर भेज दिया। DC साहब कहने लगे झींडा साहब बताओ कैसे समझौता होगा? मैं कहा DC साहब सवाल है मूछों का, थोड़ियाँ सी सरकार मूछें नीची कर रहे, थोड़े से किसान मूछें नीची करो, समझौता चल सकता है। अच्छा बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मूछों का सवाल बना हुआ है। मैं कहा फिर ऐसा है जी, मैं थोड़ियाँ जी किसानों दी मूछां नीवियां करा देना, तो तुसी जड़ियाँ मूछां जड़ियाँ ने प्रशासन दियाँ करवा रहे हो, CM साहब नाल गल करके तो गल बोझ के जाएगी। अच्छा मुक जाएगी। आंदा आपकी किसी से बात हुई? मैं क्या हुई? मैंने आंदा झड़ूनी नाल गल हुई तुहाडी? DC ने मैंने पूछा। मैं क्या जी मैं झड़ूनी नाल ही मीटिंग करके आ रहा। की कहंदा झड़ूनी? मैं DC साहब ये मैथों ना पूछो, मैं तुहानूं कहा भी मुछां दा सवाल बनया, थोड़ियां जी सरकार नूं कहो, थोड़ियां जी मैं नेता नूं कहना कर लेंदे ने। अच्छा वो आंदा ठीक है, फिर आप करो किसानों को राजी, तो मैं प्रशासन से बात करता। मैं थले चला गया वहाँ,
मैं जाके मैं क्यों मैं बड़ियां लड़ाइयां लड़ियां, मैनूं पता कई बार नेता समझौता करके आ जाते हैं तो किसानों नूं जां अंदोलनकारियों नूं मंजूर नहीं होंदा, समझौते दे विच टुट जाते होंदे ने ते जिहड़े लीडर ने उन्हां लोकी वट्टे ते जुत्तियां मारदे वेखे ने। मैं आख्या भी हुण लीडरां दी भी जिंद छड़ानी बड़ी जरूरी है। विच झड़ूनी बैठा है, विच रतन मान बैठा है, विच सरसा बैठा है। मैं उत्थे सोनू झब्बर जिहड़ा है वो कर रहा है वो की अपना हाँ जी स्टेट सैकटरी तो मैनू उन्हें आख्या भाई ਝਿੰਡਾ साहब आ गए ने, वो बंदा बोलता तो उन्होंने आख्या तू पिछा हट भी ਝਿੰਡਾ साहब नूं संबोधित कर दे। मैं उत्थे उठदे ही सार, मैं बीमार बंदा हाँ, उठदे सारी मैं आख्या भी गल मतलब दी सुन लो मेरी, भी किसान भरावो धन्नवाद तुहाडा, तुसीं इत्थे बैठे हो तो बड़ी वड्डी लड़ाई लड़ रहे हो तिन्हां किसान मोर्चों नूं लैके, शाबाश तुहाडे, तो मैं तुहानूं शाबाश देना वा। तो मेरी एक गल सुन लो, जां तो किसी नूं प्रधान मन्नीए ना, तो जे प्रधान मन्नीए तो प्रधानां दी गल भी मन्नीए। आखन लगे बिल्कुल ठीक है, मैं ना लिया बकायदा, मैं कहा चड़ूनी प्रधान है तुहाडे विच बैठा है, जे तुहाडे नाल चड़ूनी दे नाल जिहड़े प्रधान जांदे ने कोई गल करके आउण ते तुसीं राजी हो ना? आखे बिल्कुल राजी होना। ताड़ी मार दी सारे ने, 1000-2000 बंदा, मैं ताड़ी ना मारो छुट गई बिच पीछे वेंदी पे ने। चलो मैं उत्थों निकल के मैं एक थां ते जिथे मेरे दिमाग की कोठी है मॉडल टाउन दे विच, मैं उत्थे बह गया हाँ। रस्ते मैनूं चलो जोगिंदर का फोन आ गया, योगी का, बस सीएम साहब पुछदे ने ਝਿੰਡੇ नूं पुछ भी डी साहब नाल गल हो गई। मैं क्या जोगिंदर साहब हो गई की गल हो गई? मैं क्या चल बह के गल करने वाली है तो तू फिर आखे सीएम साहब वार मैनूं पुछ। मैं क्या चलो कोई गल नहीं। चलो अगलियां गल्लां मैं सारा दिन घुमांदा रहा। रात नूं 9 बजे तक मैं सारे चैनल घुमा दिते। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਵੇਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਰਤਨ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੀ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਰਤਨ ਮਾਨ ਕੋਲ ਮੈਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ गल कर ली भी सारे इन्हें कहा भी इन्होंने सारिया ने ना झड़ूनी का लिया, मैं झड़ूनी जे समझौता चाहता फिर समझौता कर। मैं चलो कोई गल। मैं शाम तक होर भी जोड़े मेरे लीडर सन मैं सारे अपने घोड़े खोल दिते। मैं JJP वाला भी चैनल खोलिया, नील विज वाला भी इस दौरान चैनल खोलिया। मैं अपने क्योंकि मेरे सारे वर्कर ने हर एक थां ते अंबाले विच मेरे वर्कर, यमुना नगर मेरे वर्कर, हर थां मेरे वर्कर ने, तो उन्होंने सारिया के मंत्रियों नाल संबंध ने, मैनूं कोई दिक्कत नहीं आई। मैं सवेरे 9-8 बजे घरों निकलिया, 9 बजे मेरी गल शुरू हुई, रात के 9 बजे तक मैं वो JJP वाले निशान सिंह और मैनूं फोन आ गया, उहदे नाल गल हो गई। मैं 9 बजे तक पूरी भूमिका तैयार कर भी गल सवेरे हुण खत्म हो जाएगी। इस दौरान 4 बजे मैनूं 4 बजे मैनूं जोगिंदर राणे का फोन आ गया। मैनूं आंदा प्रधान जी कित्थे हो? मैं क्या मैं ना अपने दिमाग के घर हाँ, कोठी नंबर दसो मैं तुहानूं मिलना वा। मैं क्या आ जा, वो मेरे कोल आ जांदा, कुर्सी ते बह जांदा, क्यों जिहदा अहम रोल रहा है ना, जिन्हां नाल गल जिन्हें सरकार नाल गल करनी सी, वो मैं नहीं जोगिंदर राणा रहा। मेरी तो कोई नहीं BJP नाल मतलब ही नहीं मेरा, तो मेरे कांग्रेस की सपोर्ट कर रहा वां। मैनूं आंदा जोगिंदर राणा बई दसो हुण किवें समझौता मुक्केगा? मैं क्या यार मुੱਛਾਂ ਦਾ सवाल है, जिस दिन मैं सवेरे दस्सिया सी थोड़ियां जिहियां सरकार दीयां मुੱਛਾਂ नीवियां करा, थोड़ियां जी मैं किसानां दीयां करा देना वा। असीं किसान कित्थों तक मनदे ने, ये कित्थों तक गल तेरी अपनी है? मैं क्या गल ये सस्पेंड कर देन, ਉਹਦੀ इनकुआरी बिठा लैन परचे वास्ते, ਜਿਹੜੇ मुआवजे की गल है 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ से समझौता हो जाएगा, तो ਜਿਹੜਾ नौकरी की गल है DC रेट से हो जाएगी, तो उन्होंने गैलों 50,000 मुआवजा मिल जाएगा। आखिर फिर बाकी गल्लां तो सारियां ठीक ने, वो गल जी सस्पेंड वाली है ना, वो अड़चन है थोड़ी। मैं क्या गल सुन, मुੱਛਾਂ तो नीवियां सरकार नूं करनियां पैणियां। जे सरकार अपन मुੱਛਾਂ ना नीवियां कीतियां तो योगी समझौता मैं ठोक के गल की, मैनूं की परवाह सी, मैं कोई विचों खाना सी। मैं क्या मुੱਛਾਂ तो नीवियां करानियां पैणगियां। आंदा तुसीं किसानां नूं 4 वजे सन, तुसीं किसानां नूं मिलाओ तो मैं इंज करना वा। फिर मैं क्या तू ही तो कोई आसरा कर। आंदा मैं आसरा कर रहा वां। मैं अपने सारे वर्करां नाल सारे जितों जेड़े मेरी पहुँच है सरकार
ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ समझौता सिरे चालना। मैं चलो जिंदा साहब आपको बीच में टोक रहा हूं क्योंकि बात बड़ी लंबी होगी। ये तो जो बैकडोर पार्लेस थी आप उनकी बात कर रहे हैं। हाँ जी। आप ही का साथी रतन मान ये पूछ रहा है कि पर्दे के पीछे का मतलब क्या है? पर्दे के पीछे रह के समझौता करवाना। जी जी। तो मैं सामने नहीं इसलिए आना चाहता था, मैंने मन से धार के गया। मैंने योगी को भी कहा था भाई हमने पर्दे के पीछे रह करना है, पता ही नहीं लगना चाहिए भी समझौता किन लोगों ने कराया है, क्योंकि बीजेपी के लोग विरुद्ध हैं। तो उनको पता लग गया भी जिंदे ने समझौता कराना, शायद समझौता टूट ना जाए। भाई जिंदा कौन होता समझौता करवाने वाला? किसान ही ऐसे स्वीकार करें या और कोई बात लीक हो जाए, बीच में सरकार ही ना माने। ऐसी मेरे सीएम योगी के बगैर या उसके बगैर अपना क्या नाम है तुम्हारा MP साहब, इसके बगैर किसी को पता नहीं था भी पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। तो सर और पहले पर्दे के पीछे आपने बात की है, पर्दे के आगे आने की क्या जरूरत पड़ेगी? हाँ जी, हाँ ये बात है क्वेश्चन। देखो जी, मैं 10 तारीख को जब मैंने प्लानिंग सारी सुबह 8-9 बजे तक प्लानिंग होगी, ये योगी का फ़ोन चलो आ गया भाई बात किसी हद तक हल हो जाएगी, आज शाम तक मीटिंग किसानों की हो जाएगी। तो मैं कहा बस ठीक है। मैंने घर से जब निकला था मैंने ये सोच के निकला था 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन निकले, जब तक समझौता होगा मैं घर पे नहीं आऊँगा। मैं वहीं रात भी वहीं रहा। जब उसने कह दिया भाई पॉजिटिव काम हो रहा है, मैं कहा चलो बहुत बढ़िया है, करो आप कोशिश, मैं कर रहा हूँ कोशिश है मुझे कुछ शांति होगी। चलो उसके बाद मैंने तो साइलेंट रहना था, मैं अपना आराम से वहीं बैठ गया। मैं अपने जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर हैं उनको विश्वास लिया भी मैं समझौता करा रहा हूँ, कभी आप ना एतराज़ कर रहे हैं तू बीजेपी के साथ क्यों समझौता करवा रहा है किसानों का। तो मैंने उनसे भी मैंने अपने सारे चैनल, सारे मित्र, दोस्तों को, सारियाँ पार्टियों से, सारी से मैंने स्वीकृति ले ली, कल को मुकरे ना, मुझे दिक्कत ना आ जाए। तो मैं 10 तारीख को समझौता हुआ, 11 तारीख को अनाउंस हुआ। मैं अनाउंस होने के टाइम भी नहीं गया, जब अनाउंस हो गया तो मुझे रात को भी पता चल गया था भी समझौता हो चुका है। और मैं क्या भी अब रात को 7 बजे गए हैं, जब ये बाहर निकले थे तो मैंने कहा भी मैं अब सुबह जाऊंगा। इन्होंने 9 बजे का टाइम दिया। बारिश उस दिन बहुत थी 10 तारीख को। तो मैंने गाड़ी उठाई, 8 बजे मैं 8:30 बजे घर से निकला। मैं क्या बारिश में कौन आएगा, बारिश बहुत जा रही है। मेरी जोगिंदर मेरे कॉन्टेक्ट में रहा, एक कहने लगा प्रधान जी बारिश बहुत है, लोग अभी आए नहीं, तो 10 बज जाएंगे। चलो मैंने कहा भाई मैं आ रहा हूँ, चुनूनी साहब को मैंने सम्मानित करना है, तो ऐसा करो चुनूनी को कहो वहीं रहे, रतनमान को कहो वहीं रहे। इनको मैंने नेताओं को सम्मानित करना भी आपकी बात सुख शांति से निपट गई। एक कहने लगा भी चुनूनी साहब ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੀਜਿਆਂ ਗੱਲ नहीं हो रही। मैं क्या चाह रतनमान ਨੂੰ कह दे, इन्हें रतनमान ਨੂੰ कह दिता। फिर मैं जिस टाइम करनाल मोर्चे के पास पहुंचा, मैं सुखविंदर झब्बर ਨੂੰ आख्या यार मैं तो ਝੜੂਣੀ मिलना कितने वे ਝੜੂਣੀ, क्यों वो नज़दीक सी बहुत सुखविंदर झब्बर। वो कहने लगा प्रधान जी वो तो निकल गया। ओहो, मैं आख्या यार मैं तो जोगिंदर ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, आंदा पता नहीं ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਮਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। मैं चलो कोई गल नहीं। मैनू किया मैं रतनमान ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ तू जा धर्मशाला चाड़ा तो उत्थे सारे बंदे ने उत्थे सम्मानित कर देंगे। उत्थे जाके मैं गैदा ਨੂੰ भी सम्मानित किया, रजिंदर आर्य सी ਉਹਨੂੰ सम्मानित किया, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾट धर्मशाला के प्रधान ਨੂੰ सम्मानित किया। उत्थे मेरे सरसे के वर्कर आए सन ਜਿਹੜੇ किसान यूनियन। लीडर साहब सम्मान समारोह तक किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। सम्मान समारोह के बाद जो आपका बयान आता है सबसे पहले सुखविंदर झब्बर अपने आप को अलग करता है, वो कहता है किसी की पार्लेस की वजह से कोई समझौता नहीं हुआ, ये समझौता हुआ किसानों की ताकत से। वहाँ पे आ जाओ आप। हाँ, वहाँ मेरा जवाब है ये मैं मानता हूँ कि यदि किसान अपनी शक्ति ना दिखाते, सरकार के मुकाबले में हमारे नौजवान लठ लेके खड़े ना होते, तो कभी भी सरकार को विचोलिए की जरूरत नहीं पड़नी थी।
जब सरकार ने ये समझ लिया, किसानों की ताकत को समझ लिया, तब उन्होंने मेरी 12 घंटे के अंदर अंदर बात मान ली कि अब आर पार की लड़ाई होने वाली है और हमारे पास झंडा संकट मोचन बन के सरकार के पास आ गया है, तो ये समझौता सिरे चारना है। इसलिए 12 घंटे में समझौता का, इतना बड़ा समझौता 12 घंटे में हो जाना। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, यह किसानों की ताकत की वजह से, किसानों की दबाव की वजह से उन्होंने मुझे इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया और इतनी जल्दी शर्तों मानने के लिए, समझौते के लिए तैयार हो गए। ये हमारे नौजवानों की वजह से हुआ है। मैंने कल कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें मैंने कहा था भी ये सरकार के दबाव में नहीं हुआ, 9 महीने बैठे। मेरी बात टेंशन और थी कहने की, मैं बीमार आदमी हूँ, कई बार मैं बिचल जाता हूँ बात करता करता, देख रहे हो मेरे हाथ काम जाते हैं कई बार। मैंने कल भी कहा था, ये समझौते के प्रयास मैंने और जोगिंदर राणा ने जरूर किए हैं, मगर समझौता परमपिता परमात्मा ने बीच में बैठ के खुद कराया है, गुरु नानक देव जी ने बीच कराया है। श्रेय उनको मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिलना चाहिए। ये उनकी परमपिता परमात्मा की वजह से इतनी जल्दी ये समझौता सिरे चढ़ गया है। बात अब आगे यह निकलती है, यदि किसानों के किसी नौजवानों को मेरी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई ठेस पहुंची हो, तो इसलिए मैं सारे हिंदुस्तान के किसानों से माफ़ी मांगता हूं। मैं बीमार होने की वजह से यदि ये बात कोई निकल गई होगी ऐसी, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगने में तैयार हूं। मैं एक लीडर हूं, मैं किसानों का भी लीडर रहा हूं, तो मैं किसानों को यह कहूँगा, किसानों को नीचे पगड़ी होने दूँगा। मैंने चुड़ूनी को भी कहा था, जिंदा बीच में आ गया है, चुड़ूनी साहब तेरी पगड़ी को मैं ऊंचा रखूँगा, तेरी इज्जत बना के रखूँगा, पर्दे के पीछे रह के समझौता करूँगा। अब बात रहेगी अगली, भाई अब क्यों 10 तारीख को समझौता हुआ, मैं चुप रहा जब अनाउंसमेंट हो गया। 11 तारीख तक मैं चुप रहा। जब बात चुड़ूनी साहब की की सामने मेरे पास आने लगी कि चुड़ूनी साहब ने बीच में सरकार के साथ गुप्त लेन देन कर लिया है, तो मेरे पास बात आ गई। तो मैं क्या, चुड़ूनी साहब मैं जिंदा हूँ, तू मेरे लिए जन्म भी नहीं लिया, तेरा तो जन्म ही बाद में हुआ। 1978 से मैंने किसान यूनियन की 14 साल लड़ाई लड़ी है, 9 साल मैंने चौटाला में सेवा की है, 14 साल मैंने हरियाणा कमेटी की सेवा की है। कोई दुनिया का आदमी एक भी हाथ खड़ा करके जिंदा कभी बिका है, कभी झुका है। मेरी बादल से टक्कर रही है, बादल का साथी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रहा है, मैंने उसकी टक्कर ले रखी है। जिंदा वो आदमी है, ये सिर्फ करने की बात नहीं, ये असलियत है। मुझे हमारी वो करनाल वाली हमारी वो MLA होती थी मीना मंडल, वो मुझे कहती थी, जब आप हजारों की तादाद में पुलिस होती है, मैं कहती हूँ वीर जी की खैर नहीं है। जब मैं SGPC का मेंबर बना तो पहला मैं आदमी था, बीबी जगीर कौर प्रधान थी, तो मैंने कहा था तुम गलत कर रहे हो, हरियाणा को हरियाणा हक मिलना चाहिए, हम अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चाहते हैं। तुमने पंजाब और हरियाणा को अलग किया, हम हरियाणा में हमारा सिखों का बहुत बुरा हाल है, बसों में बैठते हैं तब हमारी बेइज्जती होती है। आपने कंडे बो दिए हमारे के लिए, या पंजाब हरियाणा अलग नहीं करना था। यदि पंजाब हरियाणा अलग करना था तो हमारी हरियाणा की गुरुद्वारा की कमेटी अलग करो, ताकि सिखों के पास हरियाणा के भी ताकत हो, हमारे गुरुद्वारे हमारे पास हों। तो मुझे पत्रकारों ने कहा था उस वक़्त, 2004 की बात है ये, जब मैं SGPC का मेंबर बना था और पहली मीटिंग में गया था, उन्होंने कहा था किसी की हिम्मत नहीं है यहाँ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान के सामने बोले, तू पहला आज हरियाणा का इंसान है जिसने बीबी जगीर को भी ठोक दिया है। सर आपने कहा कि गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने गुप्त रूप से लेन देन किया है, किस प्रकार का लेन देन सामने आया? ये बात अभी सारी खुलेगी, आप वेट एंड वॉच। जानना चाहते हैं कि किस प्रकार का लेन देन किया गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने? नहीं, मैंने मेरे सूत्रों से जो मुझे जानकारी मिली, मुझे उस पर शक हो गया। शक इसलिए हो गया कि मैं गुरनाम सिंह चुड़ूनी को बहुत समय से जानता। इसने आज तक जितने भी आंदोलन करें, गुरनाम सिंह चुड़ूनी को मुझे सामने बिठा दो और मैं साबित करूंगा कि तूने कहाँ से पैसे लिए, और इस बात को भी साबित करके रहूंगा कि गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने इसमें कितने पैसे खाए। प्रधान जी, आपने एक आरोप लगाने के लिए आरोप लगाया, या आपके पास प्रूफ है कि चुड़ूनी ने पैसा? तू यार प्रूफ नहीं है,
मैं कहता हूँ प्रूफ नहीं है, मगर मेरे विश्वास सूत्रों से पता चला है उसकी, मुझे जो उसकी भूमिका रही है आंदोलनों में पैसे लेके समझौता करने की, उस वजह मैं कहता हूँ। और पता नहीं था आपको दी हाँ जी, जब आप उसके पास गए तब आपको पता नहीं था कि भूमिका नहीं, मुझे पता था। जब उसने बात की ना भी तू समझौता हो जाएगा, अकेले से बात मुझे करनी, किसी को बतानी नहीं, तो उस टाइम ही मेरा माथा ठन गया था, ये गावा माला करना चाहता है। और जब मेरे पास सामने बात आ गई, सामने बात आ गई, तो फिर मैंने 12 तारीख को सुबह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने कहा ये समझौता बीच में मैंने पढ़ के करवाया है और गुरु नानक देव और ईश्वर की कृपा से ये समझौता हुआ। और फलां आदमियों ने मेरी उस वीडियो को देख लो, आज की वीडियो को देख लो, कभी भी वीडियो को देख लेना। इसके लिए जो मैं आगे चुड़ूनी साहब को आज कहना चाहता हूँ, कल मैं एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ कुरुक्षेत्र में, जहाँ वर्ल्ड लेवल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उसमें मैं अपना शब्द पत्र दूंगा और एक एक लफ्ज़ लिखूंगा उसमें। यदि मैं एक लफ्ज़ भी मेरा झूठा निकल गया तो मैं शब्द पत्र दे रहा हूँ। पता है आपको, हल्किया बयान देना एक कानून की भी सजा होती है। यदि उसमें गलत लिखा जाए उसकी भी इंक्वायरी होती है। एक लफ्ज़ भी यदि गलत हो गया ना तो मुझे कानून भी टांग देगा, डेफामेशन का चुड़ूनी मेरे पे केस कर सकता है और कोई भी कर सकता है। इसलिए मैं गुरु महाराज की हजूरी में खड़ा होकर ये पत्रकारों के सामने उनको शब्द ग्रहण दूंगा, क्योंकि मुझे 2 सजा मिले, एक कानून सजा दे और एक परमात्मा सजा, यदि मैं झूठ बोल दूँ तो एक नहीं, अभी मेरी बात सुनो और तू मेरी बात सुनो। अब बात मतलब की है, मैं वो शब्द पत्र जो दूंगा गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी में, उसकी एक कॉपी मैं अकाल तख्त को भेज रहा हूँ कल को, एक कॉपी किसान मोर्चे को भेज रहा हूँ। या तो चुड़ूनी के बाद बैठ के आमने सामने मेरी बात करवाई जाए, चुड़ूनी हर बात से मुकर रहा है। यदि मैं गुनाहगार हुआ तो मुझे जो दुनिया पर की संगत है और जो सजा देना चाहे अकाल तख्त दे, जो सजा देना चाहे संगत दे, जो सजा किसान मोर्चा देना चाहे वो दे, मैं सजा भुगतूंगा। और यदि अकाल तख्त ने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं संयुक्त मोर्चे के पास भी एक वो एफिडेविट भेजूंगा। संयुक्त मोर्चे में नहीं मेरी बात सुनी, मैं 30 दिन का उसमें टाइम लिखा है जो मेमोरेंडम में दूंगा कल को, उसमें मैंने 30 दिन का टाइम दिया है। 30 दिन के अंदर यदि समझौता मेरा और चुड़ूनी का इन्होंने आमने सामने बैठ के भी, झूठा कौन है दुनिया में। मेरी 68 साल उम्र हो चुकी है, मैंने 68 साल तक संघर्ष किया है। मैंने हरियाणा कमेटी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग करवाई है, मैंने यहाँ संत मुआवजे के भी लिए लड़ाई लड़ी है, आपको पता होगा। मैंने जिले के लिए भी संघर्ष किया है, मैंने आज तक बहुत बड़े संघर्ष करे हैं। मैं 68 साल की उम्र में अपने ऊपर कलंक नहीं लगवाना चाहूँगा। इस कलंक को मैं धोने के लिए उस हद तक जाऊंगा। यदि मेरा फैसला ना इन काल तख्त साहब ने संत मोर्चे ने कराया तो मैं हाई कोर्ट में 30 दिन के बाद चला जाऊंगा और वहां पर कानूनी लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार। लोग ये कह रहे हैं कि जिंदा साहब ने बचपन से लेके जवानी से लेके अब तक किसानों की हर किसी लड़ाई लड़ी है और जीती है, लेकिन बुढ़ापे के समय में आके ऐसा क्या आ गया कि पैराशूट से श्रेय लेने की इच्छा जागृत हो गई? देखो यही बात, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो जुड़ूनी का मुझे फ़ोन आ गया, जिंदा साहब आपने क्या बयान दे दीजिए। मैं कहा मैंने सच्चा बयान दिया है। अगर सच्चा बयान नहीं दिया, तू लीडर बनना चाहता है, तू श्रेय लेना चाहता है। और मैंने गुस्सा आ गया, गुस्सा मुझे आ रहा है। और मैं क्या साले जुड़ूनी साहब, तू मुझे कहता लीडर बनने के लिए, तेरा तो जन्म भी नहीं हुआ था जब जिंदा ने आंदोलन शुरू किए थे। तू मेरे लिए अभी बच्चा है और तू मेरा मुकाबला करेगा, तू मुझे लीडर बनाएगा। लीडर तो मैं 20 साल पहले का हूँ, दुनिया भर का लीडर हूँ मैं, किसानों का लीडर हूँ, धार्मिक लीडर हूँ मैं। तू मुझे लीडर बनाएगा। मुझे लीडर बनने की इच्छा होती तो मैं तेरे से ये कहता कि समझौता मैं बीच बैठ के कराऊंगा। श्रेय लेने की बात होती तो मैं बीच में बैठता, श्रेय लेता और दुनिया में ये साबित होता कि जिंदा साहब ने ये समझौता कराया। पर्दे के पीछे रहना मेरा मतलब यही था कि मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाहता था, कोई लीडर नहीं बनना चाहता था। चुड़ूनी तो कल जन्म लिया है,
चढ़ूनी तो कल इसने जन्म लिया है, जिसको लीडर बन की ये किसानों के लाशों पर लीडर बनना चाहता है, एमएलए और एमपी के इलेक्शन लड़ना चाहता है, ये पौड़ी बना रहा है किसानों को कोठे पर, राजनीतिक कोठे पर चढ़ने के लिए। अब मेरे सामने इसकी टक्कर हो गई है। अब जब मैं साबित सच्चा होऊंगा या चढ़ूनी होगा, ये सारी बातें गंदा एक सवाल हो रहा है, यदि ये समझौता नहीं होता तो फिर हालात क्या हो सकते थे? देखो जी, यदि समझौता नहीं ना होता तो देखो, यदि तो सरकार डर जाती तो चुप करके बैठ जाती, पर ना सरकार डरने वाली थी। जो मुझे पता लग गया था, हालात जो पैदा हो गए थे, यदि वो मंडी में किसानों की एक महापंचायत होती है तो 40-45 मिनट कंपनियां लगा दी जाती हैं, तो जब कचहरियों के सामने जो शहर के बीच है वहाँ पर महापंचायत होगी तो वहाँ कितनी टेरामार स्पोर्ट होगी। और किसानों में इतना जज्बा था, नौजवानों में, चाहे मरते चाहे मारते, ये सचिवालय के अंदर जाते, और जब अंदर जाते गोली भी चलती, लाठी भी चलती, हर चीज़ होती, तो वहाँ पर खून खराबा जिंदा साहब एक बात बताइए, आपने फैसला करवाया, बहुत सारे लोग मानते हैं इस बात को कि आपके द्वारा फैसला बीच बचाव करके करवाया गया, लेकिन जो लोग अभी इस बात को नहीं मानते और आपका मानना है कि आपने पर्दे के पीछे रह करके ये काम करवाया है, और अभी भी आप कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे रखे हुए आप बोल रहे हैं कि मैं सभी बातें खोलूंगा, तो अभी पर्दे के पीछे बातें रखने की क्या जरूरत है? अभी आप क्यों नहीं खोल रहे? देखो, जब जिंदा तब बात करता है जब उसके पास प्रूफ आ जाता है। मुझे अपने सूत्रों से ज्ञान हो रहा है, मुझे सूत्र इकट्ठे करने दो, ये भी बात सामने आ जाए। जिंदा साहब, आज असंध के किसानों ने आपके बयान का खंडन किया है और इसी मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के सामने आपकी बात रखी गई है, क्या कहोगे इसके बारे में? मैं कह रहा हूँ कि मैं कल को शपथ पत्र दे रहा हूँ, हल्फिया बयान दे रहा हूँ संयुक्त मोर्चे को। अकाल तक संयुक्त मोर्चा बुलाएगा संयुक्त मोर्चा तो मैं बात करूँगा उनसे। ऐसा है जी, इसमें एक और छोटी बात जो जिंदा साहब ने कही है ना बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो 3 बार तो हम पंचायत में गुरुद्वारा डेरा साहब कत्थल से बाजे, चढ़ूनी वहाँ जमुनानगर मील से बाजे, और अगली एक और बड़ी बात बताना चाहता हूँ, जगदीश जिंदगी के आदमी है 2-4 और कोई नहीं, पूरा हरियाणा से। धन्यवाद। धन्यवाद। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੁੱਛਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਆਣੇ, ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, क्योंकि ਝਿੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ठीक हो गए ने, ਹੁਣ भी समझौते ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। छोटा हुआ है, साल 1.5 साल। बहुत शुक्रिया जिंदा साहब जिंदा साहब को सुनने से बातचीत करने के लिए।